चैप्टर चल रहा था बच्चों स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके थे, उसके टाइप, उसकी एप्लीकेशन, सब कुछ हमने पढ़ लिया था। आज बच्चों हमें पढ़ना है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या होता है, क्या कंडीशंस हैं इफेक्ट में, सारे जो एप्लीकेशन उसकी होंगी वो सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो हाइपर कंजुगेशन जो होता है बच्चों, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है? परमानेंट इफेक्ट होगा, परमानेंट रहेगा। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट ये होगा। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे हमने वहां पे देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में कि भाई प्लस आई कहाँ पे लगता है या माइनस आई कहाँ पे लगता है, क्या कंडीशन है। तो हाइपर कंजुगेशन जो लगेगा वो किस में? वो कैटायन पे लगेगा, वो फ्री रेडिकल पे लगेगा, या फिर वो एल्कीन पे लग सकता है। किस पे? एल्कीन पे लग सकता है। बात समझ में आई आप सबको? ये तीन उनमें कैटायन में, और तब एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम रेडिकल बोलते हैं, या फिर एल्कीन्स में लग सकता है। अब कंडीशन क्या है कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए, क्या है? जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन क्या होता है, वो sp3 हो, और उसके पास कम से कम, ठीक है ना, हम मिनिमम अगर आप बात करें तो एक अल्फा H जो है, उस जो कार्बन रहेगा उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, कंडीशन में ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना और ये याद होना चाहिए कि एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा कार्बन कैसे देखना है। जैसे आपके पास ऐसे बना दिया जाए कि भाई ये CH3 है, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब ये कार्बोकेटाइन बना दिया गया है, ये H लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 है। जो भी कंडीशन होगी, जैसे ये कार्बोकेटाइन हो सकता है, ये यहाँ पे रेडिकल भी हो सकता था, उसके बाद जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। जैसे ये कार्बन है, इसके जस्ट बाद ये वाला कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद तो ये कार्बन भी है, तो ये कार्बन भी अल्फा कार्बन कहलाएगा, और उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब कितने यहाँ पे पहले तो ये देखो, क्या ये sp3 कार्बन है कि नहीं है? दोनों के दोनों बिल्कुल sp3 है। sp3 कैसे देखने वाले हो? अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp3 है। देखो, 3 तो इसके, 1 s का, तो 4 क्या होने चाहिए? सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। अब देखो, क्या इस कार्बन ने 3 सिग्मा मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं? बिल्कुल। 3 तो हाइड्रोजन के साथ है, और इस कार्बन का इस दूसरे कार्बन के साथ बना हुआ है, मतलब 4 क्या है? सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, तो sp3 भी है। ठीक है, और कितने? 3 यहाँ पे अल्फा H हैं और 3 यहाँ पे अल्फा H हैं। तो जितना ज्यादा अल्फा H वहां पे होगा, उतना ज्यादा हम पढ़ेंगे आगे, वो उतना ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों? स्टेबल होता है। और उतनी ही, जैसे आप कंजुगेशन में स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ही हाइपर कंजुगेशन में स्ट्रक्चर बनती है। तो जितने अल्फा H होंगे उतनी ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे यहाँ पे 6 अल्फा H हो गए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी कितनी बनेगी? 6 बनेगी, क्योंकि 6 क्या है? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, वो अभी आप समझो। ठीक है, जैसे हमने ये चीज बना ली कि भाई आपके पास ये हाइड्रोजन है और साथ में ये कार्बोकेटायन आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये CH3 यहाँ पे है। आप इसके हाइड्रोजन भी ले सकते थे, इसके भी ले सकते हैं, कोई बड़ी इसमें बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है कि ये जो H है, ये जो H है या ये वाला, इनमें से कोई भी ले लीजिए। जैसे अभी हम ये मान रहे हैं कि ये H अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर कर देगा। बात समझ में आई? वो यहाँ ट्रांसफर कर देगा, और बन क्या जाएगा भाई? ये H है, ये कार्बन यहाँ पे H है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉन्ड तो था, एक बॉन्ड और बन गया है, और ये यहाँ पे ये जो कार्बन है इसको लगा दीजिए, ये कार्बन, और यहाँ पे H पॉजिटिव किस लिए था? क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मतलब था नहीं, कमी थी, तभी वहां पॉजिटिव था। अब डबल बॉन्ड बन गया है तो पॉजिटिव, अब वो जो चार्ज था वो यहाँ से क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। बोलो, और जो ये CH3 था वो यहाँ पे लगा रहेगा।
अब पॉजिटिव कौन बना, H, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज वो लेके चला गया, ठीक है। फिर यही काम क्या करेगा, नेक्स्ट उसमें ये वाला H कर देगा, फिर ये कर देगा, फिर इसके जो कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो भी यही काम करने वाले हैं। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में बॉन्ड कितने थे और बाद में कितने बॉन्ड बने हैं। यहाँ पे देखो 3 तो ये बॉन्ड थे, एक 4th ये, 5th ये, 6th, और यहाँ पे कौन सा है, ये यहाँ पे भी तो होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी बॉन्ड होंगे। तो 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, ये कितने हो गए 6, और एक ये 7, और ये एक 8, और एक ये 9, ठीक है, 9 बॉन्ड बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखो कितने बन गए हैं, जो आपने कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है वहां पे देखो 2 तो ये हो गए हैं और 2 ये हो गए हैं, 4 तो ये बॉन्ड हो गए, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, और 3 ये और हो गए। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, 9 बॉन्ड हैं, और ऊपर वाले में भी क्या है, 9 बॉन्ड ही बने हुए हैं। तो बोलो आपको ये बात समझ में आई। अब इसको बोलते क्या है, ये हमने क्यों बोला, इसको आइसोवेलेंट बोला जाता है, जिसमें हाइपर कंजुगेशन में और जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर थी अगर उसमें जो बॉन्ड है अगर वो सेम रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आइसोवेलेंट बोला जाता है। लिख लो यहाँ पे क्या बोला जाता है, आइसोवेलेंट। जैसे कोवेलेंट होता है ना, आइसोवेलेंट, आइसो मतलब सेम, और जो बॉन्डिंग से है वहां से वेलेंट हमने लिया है, ठीक है, बात समझ गए। तब एल्कीन की या उसकी बारी आएगी वहां पे भी हम समझेंगे कि क्या बात होगी, ठीक है। अब ये तो हमने किस में देखा है, ये चीज हमने देखी कार्बोकैटायन में। अब आपको कुछ स्ट्रक्चर देंगे उसमें आपको यूं बताना है कितने अल्फा H हैं और कितनी वहां पे जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो वहां पे बनने वाली है, ठीक है। अब देख के बताना, ठीक है। एक मिनट यहाँ से साफ कर लेते हैं और आपको स्ट्रक्चर फिर गिन के बतानी है, ठीक है। चलो यहाँ पे है बच्चों ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे कार्बोकैटायन है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे कितने अल्फा H है और कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो अल्फा कार्बन ये होगा, और तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है और 2 ही क्या बन जाएंगी, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात में, बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे आपको क्या निकालना है, एक तो आपको स्ट्रक्चर निकालनी है, ऐसे आपको पता होना चाहिए भाई कैसे निकालना है और क्या आपको परफॉर्म करना है वहां पे, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इससे हम जो नेक्स्ट देखेंगे उसमें हम इसमें स्टेबिलिटी बता पाएंगे इसकी कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर में और बताना कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं और कितनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपको बताना है कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो ये जहां पे चार्ज है ये वो कार्बन हो गया, उसके क्योंकि ये भी कार्बन है ना, उसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, कितने हैं देखो, एक यहाँ बॉन्ड बना रखा है, दूसरा बॉन्ड यहाँ बना रखा है, तीसरा यहाँ पे, मतलब एक ही हाइड्रोजन होगा तो एक ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बताओ कि अगर जैसे ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है और यहाँ पे भी बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, और इसका मतलब आप जानते होंगे कि ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है। चाहे ऐसी जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है जितना भी कॉर्नर जो है वो किसको पॉइंट करता है, वो कार्बन को, ठीक है, इतना हमें पता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको अल्फा कार्बन देखने हैं, इसका ये वाला भी अल्फा कार्बन है और इसका ये वाला भी अल्फा कार्बन है। अब आप हाइड्रोजन देख लीजिए कितने होंगे, क्योंकि ये कार्बन है तो एक बॉन्ड तो उसने यहाँ बना रखा, एक यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे, तो 2 तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए भाई, इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया और एक बॉन्ड कहाँ बना रखा है, ए यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 इसने बॉन्ड बना लिए, मतलब एक ही हाइड्रोजन बाकी है। तो ऑल ओवर 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि 3 ही यहाँ पे क्या है, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। बोलो बात समझ में आ गई। अब हम किसको पढ़ते हैं, अब हम एल्कीन में पढ़ते हैं बच्चों, किसमें, एल्कीन में, ध्यान से समझिएगा।
अगर एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये H है, ठीक है, ऑल ओवर हम CH3 लिख रहे हैं क्योंकि हमें बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखानी है, इसी वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ पे ये CH2, ठीक है। अब अगर आप देखो कि जो भी एल्कीन होगी उसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसके लिए वो अल्फा कार्बन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होने वाला है। पहली बात तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो तो कर दिए जाएंगे यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक है। और किसी भी, जैसे हमने पिछली बार इस हाइड्रोजन के लिए लिए थे इलेक्ट्रॉन, अब की बार हम इस वाले के यहाँ पे ट्रांसफर करा देंगे, बोलो, ठीक है। अब करा दीजिए, और यहाँ पे क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर देखना आप, ये H है, ये C, और ये H तो भाग ही गया क्योंकि निकाल दिया गया उसको, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये कार्बन है और उसके पास खुद का हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि ट्रांसफर कर दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन, ये CH2 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और H किस फॉर्म में चला गया है, पॉजिटिव फॉर्म में चला गया है, ठीक है। ऐसा हमने कुछ बनाया। अब यहाँ पे ये देखो कि पहले तो कितने मतलब बॉन्ड थे और हाइपर कंजुगेशन के बाद कितने बॉन्ड बने हैं, आप वो गिन के एक बारी देखो कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए हैं। देखो 3 तो ये बॉन्ड थे, 4th ये हो गया, 5th ये हाइड्रोजन हो गया, ये 6th, ये 7th, ये 8th और ये 9th, 9 बॉन्ड यहाँ पे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन वाले भी गिन रहे हैं, ये ध्यान देना। यहाँ पे देखो एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, छठा, और इसके साथ ये 7वां और 8वां। यहाँ 9 थे और यहाँ पे कितने हैं, 8। वहां पे बराबर बॉन्ड थे तो आइसोवेलेंट बोला गया था, यहाँ पे कम बॉन्ड बना है तो इसको क्या बोला जाता है, सैक्राफिशियल, ठीक है, सैक्राफिशियल इसको बोला जाता है, लिख देते हैं, ठीक है, सैक्रिफिशियल, सॉरी सैक्रिफिशियल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई है आप सबको। अब अगर हम, ये तो हुई बॉन्डिंग की बात, और कैसे मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, और जितना एल्कीन में भी आपको यही बताना है कि जितनी एल्कीन मतलब कब स्टेबल होगी, जितने ज्यादा उसके पास अल्फा H होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी, वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल कहलाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हमें देखना है फ्री रेडिकल में। ये तो किस में देखा था, एल्कीन में। अब यही इफेक्ट हम किस में देखेंगे, यही इफेक्ट हम देखेंगे रेडिकल में। रेडिकल कोई भी आप अपनी ओर से बना लीजिए, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने अल्फा H होंगे उतनी ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर वहां पे बन जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होगी। अब देखो, अब हम फ्री रेडिकल बना लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है CH3, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास CH2, और ये यहाँ पे है रेडिकल, ठीक है। रेडिकल है तो अब क्या करेगा, रेडिकल है तो रेडिकल की फॉर्म में ही बॉन्ड जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। रेडिकल का जो बॉन्ड टूटता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, होमो क्लीवेज वहां पे होगी, होमोलिटिक जिसको आप बोलते हो, कि हाफ एरो लगाया जाता है, भाई एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इस कार्बन के पास रहेगा, ठीक है। तो होता क्या है वो देखो कि हाइड्रोजन जो है वो अपना रेडिकल बन के निकल गया, तो ये कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन इसके पास रेडिकल है, ये CH2, और इस कार्बन को भी हमने रेडिकल, क्योंकि ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके इस कार्बन के पास है, ये H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बन के ही एक बॉन्ड बनता है ना बच्चों, तो इनको हटा दीजिए और ये बॉन्ड यहाँ पे बना दीजिए, तो ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। अब देखो, रेडिकल के साइड वाला ही जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो यहाँ पे भी कितने वो बन जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने अल्फा H होंगे उतनी ही वहां पे स्ट्रक्चर बन जाएंगी, और जितने ज्यादा अल्फा H होंगे वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल कहलाएगी,
ठीक है। कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल कहलाएगा जितने अल्फा एच हैं, रेडिकल भी उतना ज्यादा स्टेबल कहलाएगा जितने अल्फा एच हैं, एल्कीन भी उतना ज्यादा स्टेबल कहलाएगा जितने अल्फा एच हैं। ठीक है। और मैंने बताया कि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है इंडक्टिव से। ठीक है। और अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल बराबर है, मतलब भाई हमारे पास एक रेडिकल है, दो रेडिकल हैं और दोनों में ही तीन तीन अल्फा एच हैं, क्या है, तीन अल्फा एच है दोनों ही स्ट्रक्चर में, पर वहां पे आपको फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा बाद में। पहले किसको देखोगे, पहले जो हाइपर कंजुगेशन है उसको मेजर करोगे, बाद में आप बताओगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सबको। जैसे एक स्ट्रक्चर है उसमें आप बताना कि कितने अल्फा एच वहां पे प्रेजेंट है। तो देखो इस एल्कीन के लिए ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी, तो यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी तीन, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बोला कि जो भी एक कोना है वो एक कार्बन होगा, जो भी पॉइंट है। ठीक है, इसने तो सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, इस कार्बन ने भी एक, तो चार बॉन्ड बनाएगा ना। तो ये देखो कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो तीन अल्फा एच ये हो गए, तीन ये हो गए, तो 6 अल्फा एच यहाँ पे हो गए। ठीक है, और जिसके पास 5 होंगे अल्फा एच वो कम स्टेबल होगी कंपैरिजन टू जिसके पास 6 अल्फा एच होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों कि जो ओवरलैपिंग वाला सिस्टम है, कि ओवरलैप कैसे करते हैं, कि मतलब किसके बीच में, भाई सिग्मा के बीच में हुई है या पी के बीच में, बॉन्डिंग किसके बीच में हुई है, वो हमें चीज समझनी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल बात नहीं है, ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है। जैसे आपके पास ये कार्बन है और कार्बन के पास भाई ये हाइड्रोजन है, और आपको ये पता चल गया होगा भाई ये जो कार्बन है वो sp3 है। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो नेक्स्ट हम कार्बन मान रहे हैं कि भाई ये है यहाँ पे कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये कार्बन तो sp3 है, ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है। और ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, H जो होता है उसके पास तो सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, s होता है, मतलब sp3 और s के बीच में तो यहाँ पे बॉन्डिंग हुई, तो आप यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल बना सकते हो कि भाई जो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल एक बनाते हो, क्या बनाते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो हमने बना दिया। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिससे s की बॉन्डिंग हो रखी है, जो ऊपर h है। ठीक है ना, सेपरेट बना के देखें तो ये जो कार्बन है इसका हमने कुछ ऐसे बना लिया, भाई ये हाइब्रिड होके ऐसे होता है और ये H वाला। ठीक है ना, ये बॉन्डिंग यहाँ पे हुई। और जो यहाँ पे ये जो कार्बन है, क्योंकि इसके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पे है। कौन सा, वैकेंट p। तो ये क्या है, सिग्मा। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में होती है, सिग्मा और वैकेंट p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, किसमें, तब आप हाइपर कंजुगेशन करते हैं कार्बोकैटायन में। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई आप सबको। अब अगर आप बात करें किसमें, अगर बात की जाए रेडिकल में। ठीक है, रेडिकल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, प्रॉपरली तो बात की जाए दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, क्योंकि एक तो मान लीजिए कार्बन का और दूसरा बॉन्ड बनता तो यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बॉन्डिंग तो वैसे ही होगी भाई, कुछ जो हमने ये दिखाया, पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे बॉन्डिंग होती है किसमें, रेडिकल वाले में बॉन्डिंग होती है सिग्मा और हाफ फिल्ड पी की, किसकी, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल की। ऊपर वाले में सिग्मा और वैकेंट p ऑर्बिटल था, यहाँ पे सिग्मा और हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर आप किस में बात के करें कि जो अपना एल्कीन होता है, ठीक है, अगर आप एल्कीन में बात करें तो ये तो सिग्मा ही रहेगा। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो तो कॉमन रहेगी सिग्मा। ठीक है, पर एल्कीन में क्या होता है, यहाँ पे वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से क्या होती है, बॉन्डिंग की जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, तब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से बॉन्डिंग की जाती है, किसमें, पाई वाले में। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी खाली नहीं होता, पी से तो बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसी में लिए जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं।
ठीक है? बोलो बात आ गई ना समझ में? अगर आप बात करें कि जो हाइपर कंजुगेशन है इसके 2-3 नाम और भी हैं बच्चों, ठीक है? एक तो इसका नाम है बेकर-नेथन इफ़ेक्ट। क्या है? बेकर-नेथन इफ़ेक्ट। बेकर-नेथन इफ़ेक्ट, ठीक है? कई बार इस नाम से भी पूछ लिया जाता है, इफ़ेक्ट लिख लेना आप। फिर एक इसका नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है? आप लिख लेना नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है? एक इसका नाम क्या है? एनकीमेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है? एनकीमेरिक इसको बोला जाता है, यहाँ पे कीमेरिक इफ़ेक्ट, ठीक है? तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। एप्लीकेशन इसके किसमें हमने देखी कि भई जहाँ भी अल्फ़ा H होंगे वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी और जहाँ अल्फ़ा H कम होंगे वो कम स्टेबल होगी। मान लीजिए 2 एल्कीन हैं, एक में 3 अल्फ़ा H है और एक में 6 हैं, तो 6 अल्फ़ा H वाली ज़्यादा स्टेबल कहलाएगी, ठीक है? स्टेबिलिटी का वहाँ पे मतलब जो है बात की जाती है, किसके बेसिस पे? स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है? एक जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी भी बात की जाती है बच्चों इसमें, किसमें? बॉन्ड लेंथ की। 1 मिनट थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब बॉन्ड लेंथ की बात की जाएगी एल्कीन वाले में, कैसे? थोड़ा सोच सकते हो। देखो, एल्कीन वाले में हुआ क्या था? बात ध्यान से सुनते जाओ, जहाँ पे एल्कीन की बात हुई थी, थोड़ा आप उस पेज पे जा सकते हो अपना। एल्कीन की हमने बात की तो वहाँ पे जो पहले डबल बॉन्ड जहाँ पे था, जैसे ये CH3 है और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बात की, भई ऐसे कुछ था, ठीक है? तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भई वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है और ये यहाँ पे चला जाता है। जो सिंगल बॉन्ड था वो तो डबल बॉन्ड बन गया और जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड बन गया। तो बोलो बॉन्ड लेंथ पे फ़र्क आता है कि नहीं आता? तो आपको ये पता है जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे मतलब कम होती है, सबसे ज़्यादा सिंगल की होती है। और उनको तोड़ने में मतलब उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जो जितना लंबा होता है उसको आप आराम से ब्रेक डाउन कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ पे भी फ़र्क पड़ता है, तो ये इसकी एप्लीकेशन में काउंट किया जाता है। तो आपको हाइपर कंजुगेशन पूरा समझ में आ गया होगा।